इतने सालों के बाद भी नासा चांद पर दोबारा क्यों नहीं पहुंचा? 1970 के दशक के कई वैज्ञानिकों का कहना था कि जिस रफ्तार से नासा स्पेस एक्सप्लोरेशन में उस समय आगे जा रहा था, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो नासा 1980 तक पहला इंसान मंगल ग्रह पर भी उतार देगा। लेकिन हमने देखा कि 1969 में चांद पर इंसान के पहुंचने के बाद से ही स्पेस एक्सप्लोरेशन की रफ्तार काफी धीमी हो गई। खासकर इंसानों को अंतरिक्ष में किसी और प्लेनेट या मून पर भेजने की कोशिशें तो लगभग पूरी तरह से रुक सी गईं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी? तो इसके कई सारे कारण हैं जो नासा को दोबारा से चांद की सतह पर ह्यूमन मिशंस करने से रोक रहे हैं। जब 1969 में अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में चांद के डार्क साइड को ऑर्बिट कर रहे थे, तब उन्होंने चांद के होराइजन के पास मिस्टीरियस ब्राइट ग्लो को देखा, जिसे देखकर सभी उस वक्त काफी ज्यादा हैरान भी हुए। लेकिन उस वक्त ये किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये ब्राइट ग्लो इंसानों को दोबारा से चांद पर जाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ब्राइट ग्लो सन से आने वाले हाई चार्ज्ड रेडिएशन के चांद के सतह पर गिरने पर ये रेडिएशन चांद के सरफेस पार्टिकल्स को चार्ज कर देती है, जिसके कारण इन पार्टिकल्स में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है और इसी के कारण ये चांद के होराइजन पर एक लाइटनिंग ग्लो को भी जनरेट करता है, जिसे अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने देखा था, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके कारण चांद की सतह के डस्ट पार्टिकल्स के काफी ज्यादा चार्ज्ड होने के कारण ये चीजों से चिपकने लगते हैं। इसलिए जब अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स भी चांद की सतह पर उतरे थे, तो उनके इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेस सूट पर भी बहुत से चार्ज्ड पार्टिकल चिपक गए थे, जिसने स्पेस सूट्स और इक्विपमेंट को डैमेज किया था। ये फिनोमिना हमें मंगल ग्रह पर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारे बहुत से रोवर डैमेज हुए हैं। लेकिन चांद पर इंसानों के दोबारा ना जाने की ये एक लौती प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक कारण चांद तक इंसानों को भेजने की कीमत भी है। 1974 में अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा नासा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए जा रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ स्पेस में इंसानों को पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सोवियत यूनियन से स्पेस रेस को जीतना भी था, जिसमें नासा काफी आगे निकल गया और उसने सोवियत यूनियन को स्पेस रेस में काफी पीछे छोड़ दिया। इस समय नासा का टोटल बजट करीब 10 बिलियन डॉलर्स के करीब था, जो उस समय अमेरिकन जीडीपी का 4% था, जो आज के समय लगभग 24 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में आज टेक्नोलॉजी पर होने वाला खर्च कई गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा आज के समय में एस्ट्रोनॉट्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, जिसके कारण ह्यूमन मिशंस का खर्च और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आज के समय नासा के पास कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट भी नहीं है जो सेफली एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह तक ले जा सके। 1969 में इंसानों को चांद की सतह पर ले जाने वाला नासा का सैटर्न 5 रॉकेट आज 60 सालों बाद भी इतना काबिल है कि एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले जा सकता है। अगर इस सैटर्न 5 रॉकेट की बात करें तो ये 18 मीटर लंबा रॉकेट है, जिसके फर्स्ट स्टेज इंजन से 34.5 मिलियन न्यूटन्स थ्रस्ट जनरेट होता है। लेकिन इसके साथ कई सारे सेफ्टी इश्यूज जुड़े हैं और इसे आज की टेक्नोलॉजी के लिए अपडेट भी नहीं किया गया, और नासा नहीं चाहता कि किसी पुरानी टेक्नोलॉजी के चलते उसके एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में हो। इसलिए नासा नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एडवांस्ड लॉन्च व्हीकल्स डेवलप कर रहा है। ऐसा ही एक स्पेसक्राफ्ट है ओरायन, और वैज्ञानिक इसे फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए काफी इम्पोर्टेंट बताते हैं, क्योंकि ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो इंसानों को चांद और यहाँ तक कि मंगल ग्रह तक भी ले जाएगा। ओरायन एक पार्शली रीयूजेबल क्रूड स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट का साइज करीब 8 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है, जिसे 2025 में किए जाने वाले ह्यूमन मून मिशन आर्टेमिस प्रोग्राम में यूज किया जाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में खास तरह का क्रू मॉड्यूल लगाया गया है, जो लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन में सेफ रख पाएगा। इसकी चांद और इसके आगे जाने की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए नासा इसे आर्टेमिस 1 मिशन में चांद पर भेजेगा, जो कि एक अनक्रूड मिशन होगा और जिस दौरान इसे स्पेस में करीब 21 दिन बिताने होंगे।
इस आर्टिमिस 1 मिशन में सिर्फ मून को ऑर्बिट करते हुए इसकी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया जाएगा। इस आर्टिमिस 1 मिशन को इस साल यानी 2022 के अंत में कभी भी अंजाम दिया जाएगा, जिसके बाद बारी आएगी आर्टिमिस 2 मिशन की, जिसमें नासा एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजेगा। ये आर्टिमिस प्रोग्राम का फर्स्ट शेड्यूल्ड क्रूड मिशन होगा और जो 10 दिन लंबा होगा। अभी के लिए इस आर्टिमिस 2 मिशन की लॉन्च डेट को 2024 बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि इस मिशन में कोई भी इंसान चांद की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि ये केवल एक ल्यूनर फ्लाईबाय टेस्ट होगा, जिसमें ये एस्ट्रोनॉट्स को चांद को ऑर्बिट करके फिर से पृथ्वी पर वापस ले आएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 2025 में नासा आर्टिमिस 3 मिशन को एस्ट्रोनॉट क्रू के साथ चांद की सतह पर उतारेगा और ये मिशन कुछ घंटों या कुछ दिन लंबा नहीं, बल्कि इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स करीब 1 महीने तक चांद पर टेम्परेरी बेस बनाकर रहेंगे। इस दौरान ये एस्ट्रोनॉट चांद की मिट्टी की कंपोजिशन, इसके मिनरल्स और रिसोर्सेज पर भी रिसर्च करेंगे, ताकि फ्यूचर में चांद पर परमानेंट ह्यूमन कॉलोनीज को बसाने में आने वाले सभी चैलेंजेस का पहले से ही पता लगाया जा पाए। इस ओरायन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए SLS ब्लॉक 1 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी एंटर करता है, तो उस वक्त फ्रिक्शन से पैदा होने वाली 3000 डिग्री सेल्सियस की हीट को ये आसानी से हैंडल कर पाएगा। अगर चांद पर आर्टिमिस मिशन सक्सेसफुल रहा तो इससे फ्यूचर में मंगल ग्रह तक जाने की कोशिशें तेज हो जाएंगे, पर उससे पहले हमें चांद पर लैंडिंग के बाद एक बेस को तैयार करना होगा, जहां पर हमें एस्ट्रोनॉट्स के रहने लायक लिविंग कंडीशंस तैयार करनी होंगी, जिसमें सबसे जरूरी चीजें होंगी खाना, पानी, एनर्जी और ब्रीदेबल एयर। इन सभी चीजों पर लंबे समय से नासा पहले से काम कर रहा है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कई ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, जिसके अंदर स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस में वेजिटेबल्स को उगाया जा रहा है। लेकिन हम टेक्नोलॉजी को तो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी कई सारी लिमिटेशंस हमें इस तरह का स्पेस ट्रेवल करने से रोकती हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक मंगल या फिर चांद पर रहने से इंसानी शरीर पर काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकते हैं। इस दौरान इंसानी शरीर को कई इन्वायरमेंटल साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन। माइक्रोग्रेविटी के कारण इंसानी शरीर अपना मसल मास और बोन डेंसिटी खोने लगता है। मसल मास खोने के कारण हार्ट भी वीक हो जाता है, ब्लड वेसल्स कमजोर होने लगती हैं। वहीं कॉस्मिक रेडिएशन के चलते हमारे डीएनए में कई ऐसे बदलाव हो सकते हैं, जिसके कारण हम सीरियस बीमारियों का शिकार हो जाएं। यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद या फिर स्पेस में कहीं भी किसी और प्लेनेट पर हेल्थी रखना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, जिसके लिए एक लंबी रिसर्च की जरूरत है, ताकि ह्यूमन बॉडी के मसल मास और बोन डेंसिटी को डैमेज होने से बचाया जा सके। इसका एक सॉल्यूशन आर्टिफिशियल ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन अभी के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाली स्पेसशिप का निर्माण करना एक साईफाई टेक्नोलॉजी की तरह है, और शायद यही कारण है कि अभी तक इंसान मंगल पर नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे इंसानी शरीर की, क्योंकि इंसानों को ऐसे किसी स्पेस के सफर पर भेजना काफी ज्यादा खर्चीला और खतरनाक हो सकता है, और ये सभी कारण मिलकर इंसानों के स्पेस मिशन को काफी मुश्किल बना देते हैं। लेकिन अब नासा आर्टिमिस मिशन के साथ इस रेस में दोबारा उतरना चाहता है, और अगर आर्टिमिस मिशन सक्सेसफुल तरीकों से इंसान को चांद पर उतार देता है, तो इस मिशन को आगे बढ़ाकर मंगल पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने का हमारा सपना पूरा हो सकता है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।